इसको हम कंपन करा रहे हैं और इसकी सहायता से ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हो रही है। तो हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इस प्रक्रिया को समझते जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि माध्यम होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला माध्यम तो ठोस है, दूसरा है द्रव्य, तीसरा हम लेते हैं गैस, चौथा माध्यम होता है प्लाज्मा और पांचवा माध्यम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये है कांच का पात्र जिसे हम बोल रहे हैं बेलजार। और इस कोर के आर पार हमने इस प्रकार से एक स्विच और तार की सहायता से ये एक तरीके का घंटी वाला यंत्र जोड़ दिया है। जैसे आपने धक्का दिया तो अगर इस स्प्रिंग को अगर हम ऐसे धक्का देंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, अगर इस स्प्रिंग को ऐसे हिलाएंगे तो उस स्प्रिंग कौन सी ध्वनि बनेगी? ध्वनि की ये है दूसरी क्लास। और इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे 3 बिंदुओं का। पहला बिंदु है हमारा ध्वनि का संचरण, दूसरा बिंदु है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो क्यों होती है और किस प्रकार से माध्यम ध्वनि के संचरण में सहायता प्रदान करता है, इसको एक प्रयोग से समझेंगे। और अंत में हम देखेंगे ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। इसमें से जो ध्वनि तरंग है वो कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग। तो इन तीनों बिंदुओं को क्रमवार हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो शायद आपको पहले कभी पता नहीं होगी। तो आइए करते हैं इस कक्षा को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि का संचरण। जिस प्रकार से ये हमारे पास जो घर पे हम यूज करते हैं चिमटा, लेकिन उसी प्रकार का एक यंत्र है। इसको हम कंपन करा रहे हैं और इसकी सहायता से ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हो रही है। तो हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इस प्रक्रिया को समझते जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। माध्यम 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। जिसमें से होकर ध्वनि गुजर रही है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है माध्यम। और हमने तो पढ़ रखा है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन अगर हम ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि माध्यम होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला माध्यम तो ठोस है ही, दूसरा है द्रव्य, तीसरा हम लेते हैं गैस, चौथा माध्यम होता है प्लाज्मा और पांचवा माध्यम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो प्लाज्मा माध्यम है वो एक तरीके की गैसीय अवस्था ही है। कैसी गैसीय अवस्था है? जिसमें सभी कण आयनित होते हैं, यानी उन कणों को हमने इतनी ऊर्जा दे दी कि उन कणों के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उनको छोड़ के भाग गए। तो अब खाली एक तरीके से परमाणु का जो नाभिक बचा हुआ है और वो एक तरीके से आयनित कण है और उसी अवस्था को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो सूर्य है वो एक प्लाज्मा की अवस्था में ही है, क्योंकि सूर्य के पास इतना ताप है कि वहां से हाइड्रोजन और जो हीलियम के इलेक्ट्रॉन है वो उनको छोड़ के चले गए। अब सिर्फ आवेशित कण, आयनित कण ही बचा है। तो इस ब्रह्मांड में लगभग 99 से 98% जो वस्तु है उस वो क्या है? वो प्लाज्मा ही है। अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, आइंस्टीन जिनको आप जानते ही हैं, उन दोनों के नाम पर एक पदार्थ है जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो पदार्थ की वजह से तो हम अवस्था लेते हैं 3, लेकिन 5 अवस्था भी होती है। अब आगे देखते हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी कंपन करते हैं। जिस प्रकार से मान लो ये वस्तु कंपन कर रही है, तो ये कंपन कर रही है तो इसके आसपास के वायु कण भी क्या करेंगे? कंपन करेंगे। अब हमें सोचना है कि कंपन करेंगे कैसे, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो स्थिति में क्या हो रहा है कि जो वायु के कण यहाँ पे है, जैसे ही हम बोल रहे हैं तो वायु के कण आगे पीछे कंपन कर रहे हैं, ठीक है? हम तो इस दिशा में बोल रहे हैं लेकिन वायु के कण क्या कर रहे हैं? आगे पीछे ऐसे कंपन कर रहे हैं। तो ये कणों की आगे पीछे कंपन की स्थिति ही है, ठीक है? ऐसी वाली स्थिति नहीं है, इधर वाली आप की तरफ मेरी तरफ वाली स्थिति नहीं है, इस तरफ की स्थिति है। मतलब जैसे ये जो यंत्र है ये हिल रहा है, ये कंपन कर रहा है, तो उस स्थिति में जैसे ये कंपन कर रहा है वैसे ही वायु के कण कंपन करेंगे। ये आगे पीछे कंपन कर रहा है तो वायु के कण भी क्या करेंगे? आगे पीछे कंपन करेंगे, ठीक है? और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। तो ये कण क्या है? पहले रुके हुए थे, जैसे ही ये कंपन करने लग गया तो अपनी संतुलन अवस्था थी इनकी रुकी हुई अवस्था, उससे विस्थापित हो गए, ऐसे आगे पीछे गति कर रहे हैं, ठीक है? ये कण पास वाले कणों पर बल लगाते हैं, अतः वे भी कण अपनी साम्य अवस्था
से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। और जैसे ही जो यंत्र के पास वाले कण अगर कंपन करेंगे तो ये अपने पास वाले कणों को भी क्या करेंगे, एक तरीके से बल लगाएंगे, उनको भी कंपन करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो कंपनशील कण है वो पास वाले कणों पर बल लगाते हैं और उन्हें भी कंपन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से ध्वनि एक कणों से आगे वाले कणों को क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अतः वे भी कण अपनी अपनी साम्यावस्था से विस्थापित होकर कंपन करते हैं। प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाए। तो इस प्रकार से कोई भी यंत्र है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, जो वायु कण है उनको मिली ऊर्जा, क्योंकि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है। जैसे ही बोले तो वायु के कणों को मिली ऊर्जा, ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो कंपन इस प्रकार से वो कंपन करेंगे और कंपन करते हुए आगे वाले कणों से टकराएंगे और उन्हें भी ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे। फिर वो कंपन करने लग जाएंगे, फिर वो आगे वाले कणों को स्थानांतरित ऊर्जा कर देंगे। इस प्रकार से ऊर्जा एक कणों से दूसरे कण में स्थानांतरित होती रहती है और इस प्रकार की स्थिति वास्तविक में बनती है। ये स्थिति वास्तविक स्थिति, इस प्रकार की स्थिति बनती है। जैसे यंत्र हिलेगा तो ये अपने पास वाले कणों पर क्या लगेगा, बल उत्पन्न करेगा, तो उनको वो भी कंपन करने लगे। वो कंपन करने लगे तो वो जो पास वाले जो इधर वाले कण रुके हुए थे उनसे टकराएंगे तो वो भी कंपन करने लग जाएंगे। ठीक है, फिर ये कंपनशील कण आगे वाले कणों से टकराएंगे, तो ऐसे ही इनका कंपन चलता रहता है। जहाँ पे कण ज्यादा तेज गति से कंपन करे पास पास है उसे तो बोलते हैं हम संपीड़न, और जहाँ कण धीरे गति से कंपन करे और थोड़े दूर दूर है उसे कहते हैं विरलन। तो ये है संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न विरलन। इस प्रकार से जहाँ पे दाब ज्यादा होता है तो वो स्थिति संपीड़न की जाती है, क्योंकि कण पास पास आ गए। और तरंग जैसी आगे बढ़ी, तरंग जैसी आगे बढ़ी तो पीछे वाले कण क्या हो गए, थोड़े से ऊर्जा उनकी कम हो गई तो वो विरल स्थिति में आ गए। फिर आगे वाले कण ऐसे संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन की स्थिति में तरंग आगे बढ़ती रहती है। एक और वापिस से देखिए कि ये यंत्र है, ये जैसे ही मान लो शुरुआत में कंपन करा तो इसने पास वाले कणों को ऊर्जा दे दी, ऊर्जा दे दी तो वो भी कंपन करने लगे तो वापिस संपीड़न बन गया। फिर उन्होंने अपनी ऊर्जा पास वालों को दे दी तो वो थोड़े से धीरे हो गए कंपन करने के लिए, तो वो विलयन हो गया, फिर वो संपीड़न हो गया। ऐसे ही ये जब अगले कणों को ऊर्जा देगा तो ये विलयन हो जाएगा, फिर वो संपीड़न हो जाएगा। अगर पीछे से ऊर्जा और मिल रही है तो भी ये क्रम ऐसे संपीड़न विलयन वाला क्रम बनता रहेगा और ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा पहुंच जाती है। कौन सी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो इस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती है। कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते हुए आगे वाले कणों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और वो कण अपने आगे वाले ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। कण खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, एक जगह से दूसरी जगह जाती है ऊर्जा, और वो कौन सी है, ध्वनि ऊर्जा। तो इस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, लेकिन कण अपनी वापिस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कणों को जब ध्वनि ऊर्जा मिलती है तो कण उस ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित कर देते हैं, ऊर्जा को विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से कणों का विस्थापन नहीं होता, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, तो मान लो जिस प्रकार से कक्षा में अध्यापक बोल रहे हैं, तो अध्यापक बोल रहे हैं तो उनके पास की जो वायु है वो ऊर्जा ग्रहण करती है और आगे वाली वायु को स्थानांतरित कर देती है। वो ऊर्जा आगे वाले कणों को ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार से ऊर्जा का तो स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन कण अपनी जगह वापिस आ जाते हैं। तो ये होता है ध्वनि का संचरण। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, इसके लिए हम करेंगे छोटा सा प्रयोग, जो आपकी बुक का ही है। प्रयोग करते हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरीके से ध्वनि की आवश्यकता होती है। अगर सीधा से उदाहरण ले, जैसे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से इशारों से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो माध्यम है ही नहीं, वहां पे ना तो हवा है, ना पानी है, ना ठोस अवस्था है। तो उस स्थिति वहां पे माध्यम नहीं है, तो वहां पे उन्हें केवल इशारों से बात करना पड़ता है और बिना माध्यम की अनुपस्थिति में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब देखते हैं छोटा सा प्रयोग जो ध्वनि पर ही आधारित है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार से यहाँ पे लिख रखा है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, यहाँ पे लगा रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जो हमें उत्तर मिलेगा वो इस प्रयोग को करने के बाद मिल जाएगा, या तो हमें मिलेगा या ना में मिलेगा। तो ये आपको ही बताना है
कि आपके ये समझ में आया या नहीं आया। तो सबसे पहले हम इस चित्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे हमने ये जो कांच का पात्र है रखा हुआ है, तो उस जहाँ पे हम रख रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। और ये है कांच का पात्र जिसे हम बोल रहे हैं बेल जार। बेल जार का मतलब इसमें घंटी लगी हुई है, और जार का मतलब ये कांच का पात्र है जो पारदर्शी पात्र भी है। कांच का पारदर्शी पात्र है जिसमें एक घंटी लगी हुई है। अब देखिए, ये कांच का पात्र है ही बेल जार, और इसके ऊपर हमने एक कॉर्क लगा दी, मैंने लकड़ी का जो एक तरीके से ढक्कन दे दिया। और इस कॉर्क के आर पार हमने इस प्रकार से एक स्विच और तार तार की सहायता से ये एक तरीके का घंटी वाला यंत्र जोड़ दिया है। ये है एक विद्युत घंटी। विद्युत घंटी क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये घंटी बजने लग जाएगी। तो इस प्रकार से और अंत में ये एक तरीके का पाइप है, ये है निर्वात पाइप। निर्वात पाइप क्यों? क्योंकि इस जो बेलजार है इसके अंदर है वायु, और अगर वायु को यहाँ से हम निकाल लें तो उस पाइप को हम क्या बोलेंगे? निर्वात पाइप। वायु को निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? निर्वात बन जाएगा, कोई माध्यम नहीं होगा। शुरुआत में तो यहाँ पे वायु माध्यम है, जैसे हम इस पाइप से हवा बाहर निकालेंगे तो यहाँ से वायु क्या हो जाएगी? कमी, धीरे धीरे, तो माध्यम धीरे धीरे कम हो रहा है, वायु माध्यम। और अंत में क्या हो जाएगा? निर्वात बन जाएगा, कोई माध्यम नहीं बचेगा। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे निर्वात पंप। तो इस तरीके से ये है प्लेटफॉर्म, ये है बेलजार, कांच का पारदर्शी पात्र है जिसमें एक विद्युत घंटी लगी हुई है, यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे। ये है स्विच और ये है विद्युत घंटी। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये इससे बजेगी, तो उस स्थिति में हमें घंटी की आवाज सुनाई देगी। ये कॉर्क है और ये है निर्वात पंप। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रक्रिया। तो देखो प्रक्रिया क्या होगी, एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेलजार में लटकाकर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। तो इसकी व्याख्या कर रखी है। बेलजार वायुरुद्ध है, इसका मतलब इसमें ना तो हवा अंदर से बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, जब तक हम नहीं चाहे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें एक बेलजार है जो वायुरुद्ध भी है, इसमें हवा आर पार नहीं जा सकती, और इसमें एक घंटी लगी हुई है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक लगा है निर्वात पंप। आगे देखते हैं क्या व्याख्या कर रखी है। जब बेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि सुनाई देती है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को क्या कर देंगे, मान लो ऑन कर देंगे, ठीक है। इस स्विच को ऑन कर देंगे तो इस स्थिति में इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी तो घंटी हमें क्या, घंटी की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि ये इससे टकराएगा। इससे इस स्थिति में हमें घंटी की आवाज सुनाई देगी। और अभी हमें आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि इसके अंदर हमने वायु भर रखी है, माध्यम भर रखा था, तब हमें आवाज सुनाई दे रही है। अब देखो जैसे जैसे धीरे धीरे क्या करेंगे, लेकिन जब निर्वात पंप को चलाकर वायु को बेलजार से निकालकर घंटी बजाते हैं तब धीरे धीरे ध्वनि सुनना बंद हो जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा तो हम प्रवाहित करा रहे हैं, स्विच को ऑन कर दिया, विद्युत धारा बह रही है। तो इस प्रकार से ये घंटी की आवाज हमें सुनाई देगी। और साथ में हमने क्या चला दिया, निर्वात पंप चला दिया। शुरुआत में तो हमें घंटी की आवाज तेज सुनाई दे रही है, जैसे हमने निर्वात पंप चलाया तो इसमें से धीरे धीरे वायु बाहर की तरफ आ रही है, यानी यहाँ पे एक तरीके से वायु की कमी हो रही है, माध्यम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उस स्थिति में हमें धीरे धीरे इस घंटी की आवाज धीरे धीरे सुनना कम हो जाती है। घंटी तो एक तरीके से ये जो इससे टकरा जरूर रही है, लेकिन आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो ये आवाज है घंटी की धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते कम होते लास्ट में क्या एकदम क्या आ जाएगी, आवाज हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो इससे हमारे पास क्या उत्तर निकला, जब तक इस बेलजार के अंदर वायु था अर्थात माध्यम था, जब तक इस बेलजार के अंदर वायु थी अर्थात माध्यम था, तब तक तो हमें ध्वनि की आवाज, घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे हमने माध्यम हटा लिया, अब इसमें बन गया निर्वात, ना तो इसमें कोई ठोस माध्यम है, ना इसमें कोई द्रव माध्यम है, और ना इसमें कोई वायु गैस का माध्यम है। तो उस स्थिति में यहाँ पे हो गया निर्वात। तो निर्वात की स्थिति में हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। तो हमारा जो शुरुआत में प्रश्न था कि ध्वनिक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाँ, ध्वनिक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप भी इस प्रकार के प्रश्नों का इस उदाहरण की सहायता से उत्तर आसानी से दे सकते हो। उतारना चाहो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम टॉपिक की तरफ, जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आइए देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। ध्वनि की तरंगीय प्रकृति देखते हैं। तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसको हम इस उदाहरण की सहायता से देखते हैं।
अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कि कोई तरंग संचरण है, मान लो तरंग इस दिशा में बह रही है, जिस प्रकार से हम इसको ऐसे अगर हिलाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में तरंग तो जैसे हमने रस्सी को झटका दिया तो तरंग ऐसे आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो रस्सी है उसके कण कैसे करेंगे, गति करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे। तो उस स्थिति मान लीजिए कि कोई तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है और जो माध्यम के कण है उस तरंग संचरण के ऊपर नीचे गति करें। तरंग तो आगे बढ़ रही है, तरंग तो ऐसे आगे बढ़ रही है, लेकिन माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो उस प्रकार की जो तरंग होती है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जिस प्रकार से रस्सी का उदाहरण ले सकते हैं हम, रस्सी को ऐसे झटका देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि रस जो तरंग है वो तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो माध्यम है, जो रस्सी है, उसके कण क्या करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे। इसी प्रकार से हम तालाब में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस स्थिति में जो तरंग बनती है वो तो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है, लेकिन जो पानी के कण है वो वहाँ पे क्या है, माध्यम का काम कर रहे हैं तरंग के लिए, तो वो वहाँ पे माध्यम का काम कर रहे हैं। तो पानी के कण तो ऊपर नीचे गति करते रहते हैं और तरंग आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से अगर कोई तरंग इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है और माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है, माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इस प्रकार की तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। इस स्प्रिंग की सहायता से अनुदैर्घ्य तरंग को समझते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको धक्का देते हैं, आगे पीछे धक्का देते हैं इस स्प्रिंग को, तो उस स्प्रिंग क्या होता है कि जैसे आपने स्प्रिंग को धक्का दिया तो एक तरीके से तरंग बनी, और तरंग बनी वो तरंग तो आगे निकल गई, लेकिन माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं, माध्यम के कण गति कर रहे हैं इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई तरंग इस दिशा में गति कर रही है और माध्यम के कण भी उसी दिशा में गति कर रहे हैं, इस प्रकार से माध्यम के कण आगे पीछे गति कर रहे हैं और तरंग भी उसी दिशा में जा रही है। तो जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में माध्यम के कण आगे पीछे गति करे, तो इस प्रकार की तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे ध्वनि एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि ऊर्जा है उस कणों को मिली, कण मिली तो कण उस ऊर्जा को लेके क्या करेंगे, कंपन करेंगे, कंपन करेंगे। ध्वनि तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन कण कैसे कंपन कर रहे हैं, ऐसे कंपन कर रहे हैं। ध्वनि तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन माध्यम के जो कण है वो आगे पीछे गति कर रहे हैं, आगे पीछे गति करते हुए तरंग आगे बढ़ती जा रही है। तो माध्यम के कण यदि तरंग संचरण की दिशा में ही आगे पीछे गति करते हैं, तरंग तो आगे की तरफ जा रही है और माध्यम कण आगे पीछे इस प्रकार से गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इस प्रकार की तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और यदि तरंग की दिशा ये है और माध्यम कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तरंग की दिशा मान लो ये है और माध्यम कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तो उस प्रकार की तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इन उदाहरणों की सहायता से हमने देखा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि की जो तरंग प्रकृति है वो है अनुदैर्घ्य। अब देखते हैं इन पॉइंटों की सहायता से, इन बिंदुओं की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ध्वनि की अनुदैर्घ्य प्रकृति कैसे प्राप्त होती है। पहले हमने उदाहरण से समझ तो लिया था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हो उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखते हैं क्या वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में गति करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है। तो जिस दिशा में तरंग गति करी उसी दिशा में माध्यम के कण गति करे, तो वो तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। दूसरा बिंदु देखते हैं, जब एक स्लिकी को धक्का देते हैं तथा खींचते हैं तब संपीड़न या विलयन बनते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लो स्लिकी का मतलब है स्प्रिंग, जिस प्रकार से ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने ऐसे खींच के रख रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में आएंगे, नीचे वाली स्थिति में, तो इसको आगे पीछे धक्का देंगे तो क्या होगा, जैसे आपने धक्का दिया तो स्प्रिंग के पास वाले कुछ जो एक तरीके से छल्ले हैं वो पास आ जाएंगे, और वो पास आ जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे संपीड़न, और आगे वाले छल्ले क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे, उसे बोलेंगे विलयन। संपीड़न को सी से दर्शाएंगे जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, और विलयन को हम दर्शाएंगे आर से जिसे जिसे हम कहते हैं रेरेफेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से सी आर संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन प्रकार की जो प्रकृति बनती है अनुदैर्घ्य तरंग में। एक बार वापिस हम 6 पॉइंट देखते हैं। जब एक सलीकी का मतलब यहाँ पे है स्प्रिंग से को धक्का देते हैं या खींचते हैं तब संपीड़न विलयन बनते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आप धक्का दोगे, खींचोगे, धक्का दोगे, खींचोगे, धक्का दोगे, खींचोगे, तो स्थिति में इस प्रकार की संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन संपीड़न विलयन की स्थिति पैदा होगी। जब तरंग स्प्रिंग में गति करती है
तो आपने जैसे मान लो स्प्रिंग को धक्का दिया आगे पीछे, तो ये तरंग तो इस दिशा में गति कर रही है और जो माध्यम के कण है वो आगे पीछे गति कर रही है। तो गय क्या बता रहा है, जब तरंग स्प्रिंग में गति करती है तब इसकी प्रत्येक कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक छोटी दूरी तय करती है और यह अनुदैर्ध्य तरंग है। तो एक बार वापिस से देखिए, जिस प्रकार से अगर हम तरंग को स्प्रिंग को हम आगे पीछे इस प्रकार से अगर धक्का देंगे तो इस प्रकार से जो तरंग है वो तो इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग है उसकी प्रत्येक कुंडली भी क्या होगी, उसी दिशा में आगे पीछे गति करती रहेगी। तो ये कौन सी तरंग है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला पॉइंट कौन सा है, कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। जो कण है वो भी इस दिशा में गति करते हैं और तरंग भी इस दिशा में ही बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि उसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे गति करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अब इसी स्प्रिंग से हम अनुप्रस्थ तरंग बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये स्प्रिंग है, इसको इधर से हमने एक दृढ़ तरीके से पकड़ लिया है, इधर से हम क्या दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में ये हो रहा है कि तरंग तो आगे तरफ जाएगी, लेकिन जो स्प्रिंग के कण है वो तरंग संचरण के ऊपर नीचे गति करेंगे। तो वहां पे कौन सी तरंग बन रही है, वहां पे बन रही है अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, जब स्प्रिंग के एक सिरे को स्थिर रखकर, जिस प्रकार से ये सिरा था इसको हमने स्थिर रख दिया, दूसरे सिरे को ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं, तब यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से तरंग का अगर एक सिरा आपने इसे दृढ़ता से पकड़ लिया और दूसरे सिरे को ऐसे धक्का देके ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उस स्थिति में देखो हो क्या रहा है, तरंग तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो तरंग जो स्प्रिंग है उसके जो कण है जो यहाँ पे माध्यम का काम कर रहे हैं वो ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीनों टॉपिक हो चुके और हमने यहाँ पे देखा कि जो ध्वनि है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग। और स्प्रिंग के उदाहरण की सहायता से हमने इसको समझने की कोशिश की। अगर इस स्प्रिंग को हम इस प्रकार से धक्का देंगे तब तो बनेगी अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को अगर हम ऐसे धक्का देंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, अगर इस स्प्रिंग को ऐसे हिलाएंगे तो उस स्थिति में कौन सी तरंग बनेगी, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो था ध्वनि का। तो ध्वनि वाले टॉपिक में हमें ये लिखना है कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। इस प्रकार से हमने तीनों बिंदु जो शुरुआत में हमने देखे थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ये हमने एक प्रयोग की सहायता से सिद्ध किया। और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है ये भी हमने देखा, और ध्वनि का तरंग संचरण भी हमने देखा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।